नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से नून लीग की एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाकर अपनी दुबई की जायदाद डिक्लेयर कराने का इंकशाफ। अलीमा खान ने दुबई का फ्लैट बेचकर अमेरिका में फ्लैट खरीद लिया। इस हवाले से अंदर की कहानी और माजी के हवाले से तमाम तरह हम डिटेल आपके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सरकारी जमीन के बहरिया टाउन को गैर कानूनी तौर पर मुंतकली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, शर्जील मेमन, चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज समेत 28 मुल्जिमान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी गई। ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों और प्राइवेट बिजनेस टाइकॉन ने हजारों एकड़ सरकारी जमीन को निगल लिया। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल तमाम बड़े मुल्जिमान के नाम और उनकी मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेरे जमीन पानी निकाल कर फरोख्त करने वाली कंपनियों से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अदालत ने गैर मयारी पानी की रिपोर्ट को सामने आने पर पेप्सी नौबहार को बंद करने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ कटास राज मंदिर केस में सीमेंट फैक्ट्री के हवाले से भी होने वाले होशरुबा इंकशाफात मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो एक बार फिर से बात करेंगे कि हुकूमती रजामंदी के बावजूद इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कैद 51 हाथी की कंबोडिया मुंतकली यकीनी तौर पर एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। 51 को आखिर किस तरह से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है, इससे मुताल्लिक में बात होगी। मगर इसके साथ साथ हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल को थैलेसीमिया में जो मुब्तला बच्चे हैं उनकी ये आवाज बन चुका है। एमडी बैतुल माल ऑन अब्बास बप्पी का ओहदा संभालने के बाद एक ऐसा इक़दाम बच्चों के आलमी दिन के मौके पर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के साथ अपना पूरा दिन गुजारा। साथ ही मेलसी जिला विहाड़ी में अपनी मदद आपके तहत चलने वाले थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया। इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। क्लासा साहब, यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बहन डिक्लेयर करती है अपनी जायदाद को, मगर एमनेस्टी स्कीम के थ्रू। इसकी डिटेल तो बताएंगे मगर इससे पहले इसका माजी बताना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल आपको याद होगा 2-3 साल पहले ये स्टोरी हमने ब्रेक की थी और उस वक्त अपने इसी प्रोग्राम में हमने स्टोरी दी थी दुबई लीक्स के नाम से। तो हमने जहाँ पे और बहुत सारे नामों के हमने फरिस्त दी थी, कोई उस 2600 के करीब नाम थे जो इनिशली थी। एक FIA की रिपोर्ट थी जो उस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब को दी गई थी और चौधरी निसार अली खान साहब ने नाम पढ़ के एज़ यूजुअल उन्होंने क्लोज़ कर दी थी। ये तो उनका खैर एक बड़ा कमज़ोर पहलू था कि बातें वो मेरी तरह ज़्यादा करते थे, एक्शन में माशाल्लाह वो बहुत वीक थे। जब भी कोई बड़ा आदमी देखते थे तो आगे से वो फाइल कम अज़ कम वो फाइल उन्होंने क्लोज़ की थी जो मेरा ख्याल नहीं करनी थी, चाहिए थी। कराची FIA की तरफ से थी। खैर वो उसमें जो नाम है वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो उसमें बिजनेसमैन भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, कॉलम निगार भी थे, उसमें एयर मार्शल्स भी थे। उन्होंने जाके बाद में अपने जदादों का नाम ट्रांसफ़र करवा लिया, समझदारी की उन्होंने बाद में आगे पीछे करवा ली चीज़ें, वो एक और कहानी है। खैर उसके साथ उनके आपको याद होगा सियासतदान भी थे। तो तमाम ने साहब वहाँ पे दुबई में जाके जदादें ली हुई थी। अगेन हमने उस वक्त भी कहा था जदाद लेना कोई इशू नहीं है, बात यह कि क्या आपके जो मीन्स ऑफ इनकम है वो लीगल है, पैसा पाकिस्तान से लीगली ट्रांसफ़र किया है, आपने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे नहीं इसको गोशवारों के पास, या आप वहाँ पे आके गोशवारे जमा करवाते हैं या नहीं करवाते कम अज़ कम। सो ये वो लीगल इश्यूज थे कि जो हमने उस वक्त भी रेज किए थे। देखने वालों को ज़रा ये रिमाइंडर करा दिया है, मगर ये फ्लैट आखिर की दुबई से अमेरिका किस तरह से पहुँचा इसकी डिटेल जी वो उसके बाद से काफ़ी कुछ पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये उससे पहले का ये तकरीबन 2-2.5 साल पुराना क्लिप है। तो अभी जो है लेटेस्ट ये है कि वो दुबई का फ्लैट उन्होंने बेच दिया और उसके बाद उन्होंने अमेरिका में एक फ़्लैट ख़रीद लिया उसी इनकम से, और बाकी जो कैश बचा तो अब उन्होंने जाके डिक्लेयर किया है। अब सवाल ये था कि इसको डिक्लेयर कैसे करना है। एक तो था तरीका कि एमनेस्टी वाला जिसमें 2% अगर आपकी लोकल असासा हो तो 2% देना पड़ता है, बाहर का देना हो तो 4%। दूसरा एक और तरीका है जो कि बहुत कम लोग करते हैं, वो ये है कि आप डिक्लेयर करते हैं और पेनल्टी देते हैं आप में,
ये जो है, तो उन्होंने आसान वाला रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने एमनेस्टी स्कीम का इस्तेफादा करते हुए उसमें डिक्लेयर किया और तकरीबन 50 लाख के करीब जो है ना इसका टैक्स उनको देना पड़ा है। 2% के हिसाब से मेरा ख्याल जो डोमेस्टिक जो लोकल असासे हैं उस पर कोई 24 लाख के करीब है और जो बाहर के असासे हैं उस पर 26 लाख के हैं। और ये अभी उन्होंने अमेरिका में वो फ्लैट रखा है, वो दुबई में नहीं रह गया। अब यहाँ पे ये एक अभी चल रहा था कि नून लीग की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जी ये इमरान खान के पैसे हैं और वो उसका मुआवजना कर रहे थे पैनमा से कि ये वही उस तरह का ही मिला जुला केस है। मैं समझता हूँ एक फ़र्क है कि नवाज शरीफ साहब पे ये इल्ज़ाम है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे और उनके ऊपर जो केस सारे चल रहे हैं वो ये शक है, ये इल्ज़ाम ये है कि ये जो इनके बच्चे के पास पैसे हैं वो इनके पैसे थे। इमरान खान जो है जिस ज़माने के ये सारे फ्लैट इनकी बहन के हैं वो पब्लिक ऑफिस को ही नहीं होल्ड करते थे। सो वो ना गवर्नमेंट में थे, ये उससे पहले की चीज़ें हैं। सो लिहाजा वो इल्ज़ाम उस तरीके से उस पर नहीं है। और दूसरा ये है कि ये डिक्लेयर नहीं था, ये एक इलीगैलिटी थी और इसका मैक्सिमम जो इसका जो जुर्माना या इसकी सज़ा थी वो जुर्माना ही था, इसके पीछे कैद नहीं है। जबकि पब्लिक ऑफिस और मनी लॉन्ड्रिंग का अगर वो वाला केस हो तो उसके अंदर कैद भी है, जो कि नवाज शरीफ साहब अभी जो केसेस भुगत रहे हैं। तो ये एक फ़र्क है इसमें। वो क्या कहते हैं, अब हमारा हिस्सा तो होना चाहिए आमिर साहब। थोड़ी सी बात तो रह गई। अब आपने हलीमा खान साहबा को तो आपने वो साइड पे कर दिया ना कि बिल्कुल उनका तो कोई कसूर नहीं है, ना उनको सजा हो सकती है। डिक्लेयर ना करने का तो कसूर है। मैं सर वही बता रहा हूँ ना। तो वो आप उन्होंने ये प्ली ले लिया ना कि मेरी तो बहर जदादें थी, मैं तो पाकिस्तान में यहाँ पे पैसा लेके भी नहीं है, उसका वो नहीं। जो उन पर तनकीद आ रही है ना सर, वो भी फिर थोड़ी सी है कि बहर भी अगर उन्होंने यही बात तो पनामा में उन पे किन पे आ रही है। तो नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि बहर की इनकम थी हमारी। वो ये थोड़ा कहते हैं पाकिस्तान से लेके गए थे, कभी उन्होंने नहीं कहा जी पाकिस्तान से लेके गए हैं। इस चक्कर में तो वो भी न ये पड़े, इसी तो कतरी लेटर बला बला उन्होंने आके उन करने की कोशिश की। वो भी अपने उनके जो सोर्सेज हैं लंदन फ्लैट्स के, वो फॉरेन सोर्सेज शो कर रहे हैं, वो कोई पाकिस्तानी सोर्सेज शो नहीं कर रहे। पाकिस्तानी सोर्सेज तो शो कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे तो पैसा था उनके पास, लेकिन क्यों नहीं किया? दो रीजन की वजह से। एक, आप उसको कोलैबोरेट करना पड़ता, अपनी इनकम को जो टैक्स आप देते रहे यहाँ पे एफबीआर में गोशवारों में, एक वो करना पड़ता, और दूसरा उनको शो करना पड़ता कि पाकिस्तान से बाहर कैसे पैसा गया। लिहाजा उन्होंने पहले दिन ही उनको वकीलों ने मशवरा दिया है कि आपने इसमें नहीं पढ़ना, चक्कर में नहीं पढ़ना जी, पाकिस्तान से हमने पैसे कटे। अदरवाइज तो कह सकते थे कि 30-40 करोड़ रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं थी इनके लिए, क्लेम कर सकते थे हमारा अपना बिजनेस, हम तो अरबपति थे जनाब, हमारे पास ये पैसा था तो हमने लंदन के फ्लैट्स खरीदे, तो कहाँ से मसला हुआ है। लेकिन ये प्ली उन्होंने नहीं ली कभी कि हमारे पाकिस्तानी वसाइल से हमने खरीदे। उन्होंने हमेशा फॉरेन ही उन्होंने अपना यूज किया है, जो उनके पास एक मेथड था। एक चीज, और दूसरी चीज जो है इन पे जो मैं बात कह रहा था जनाब कि ये बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज के अब इनको फाइन होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें ये सारे ये चीज़ें तो हमने आके डिक्लेयर की थी, यहाँ पे हमने बताई थी कि फलां फलां के प्रॉपर्टीज है। कुछ वक्त में लीगल नोटिस भेज रहा था, कोई हमें धमका रहा था, तो कोई पता नहीं कोई हमें क्या कुछ इंसेंटिव दे रहा था। हम तो किसी इंसेंटिव में नहीं, हुकूमत पाकिस्तान इंसेंटिव में आ गई है। तो जनाब वो कहते हैं फिर हमारा हिस्सा तो होना चाहिए आमिर साहब, ये सारी इनकम ये जुर्माने वगैरह जो है। तो शायद कानून भी बन रहा है कि विसल ब्लोअर्स और जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उनको एक परसेंटेज मिलेगा। जिस तरह अभी आप आसमा जहांगीर का भी आज आसमा अरबाब का हम केस डिस्कस करेंगे, उसके अंदर तो हमारे से वादा भी किया गया था कि अगर निकल आए फ्लैट तो आपको आधे दे देंगे। नहीं सारे आप ले लीजिएगा, उन्होंने कहा था वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे। सो ये जो यहाँ पे एक विसल ब्लोअर का कंसेप्ट जो है ना, वो वैसे कहने को पॉलिटिकल स्लोगन बड़ा अच्छा है, लेकिन इन्होंने करना नहीं आमिर साहब, क्योंकि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी को धमकी दी जा रही है, थ्रेट उनके सर पे तलवार लटका रहे हैं कि आपने 6 महीने में हमारे मिनिस्टर को या हमें खुश ना रखा तो आप सीट पे नहीं रहेंगे। मुझे ये बताएं विसल किसने ब्लो करनी? आप और मैं तो विसल ब्लोअर नहीं, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कहीं से स्टोरी निकाल लेंगे। आप बेशक हमें उस कैटेगरी में ज़बरदस्ती आप उसमें घुसा दें तो और चीज़ है। अदरवाइज जो विसल ब्लोअर का कंसेप्ट है वो तो विद इन द गवर्नमेंट आता है, विद इन द ब्यूरोक्रेसी। कोई आते, कोई मिनिस्टर किसी को लीक कर दे, कोई आपका ब्यूरोक्रेट बता दे, कोई सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी आपको बताया कि जनाब ये काम हो रहा है, तो मुझे आपको मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ, चीज़ें देता हूँ। ये बाज़ महकमे में है, एफबीआर में भी है, मेरा ख्याल सीसीपी के पास भी है कि इनाम देते हैं। उनके लिए आपने तलवार लटका दी है। जो अभी आप वहाँ समरी भी लेके गए थे इस पिछली कैबिनेट मीटिंग में, उसमें लेके गए हैं बकायदा, उसमें इन्होंने कहा जनाब कि 6 महीने कर देते हैं सेक्रेटरी के लिए, फिर हम इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ये परफॉर्मेंस क्या देखनी है इन्होंने ये देखना है कि हमारे वजीर के साथ ये तामुन कर रहा है ब्यूरोक्रेट या नहीं कर रहा। तो विसल ब्लोइंग वाला कंसेप्ट आपके फॉलोअर्स के लिए बड़ा अच्छा है, वो टीवी शोज के लिए बड़ा अच्छा है, अपना एक अच्छा इमेज देने के लिए बड़ा है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपने वहीं पे उसको क्या निप इन द बड किया है
कि आपने जहां से विसल ब्लो होनी है ना वहां पे कट दिया आपने कि जनाब आपने जुर्रत की तो फिर आप यहाँ सेक्रेटरी नहीं रहेंगे ना, आपका बंदा यहाँ पे रहेगा। सो ये कानून जो है ना कुछ ज़्यादा उसमें आने वाला नहीं है। ये तो अलीमा खान साहबा क्योंकि नोन थी तो इनका तो आ गया है। इमरान खान के सिस्टर का एक और सिस्टर है जिनका दुबई में उनकी प्रॉपर्टी है, उनका नहीं पता कि उन्होंने एमनेस्टी का फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, और उन्होंने डिक्लेयर किया है या नहीं किया, पेनल्टीज पे की या नहीं की। और मुनासिब अगर समझे FBI तो 50 लाख रुपए में से जो उनको रिसीव हुआ है, हमने इतला दी थी तो जनाब तो हमारा 20-25% कुछ चाय हमें भेज दें, हमें भी चाय पानी का हमें चेक भेज दें सर। चलिए इसके साथ हमने इस मुल्क और कौम की खिदमत की है, थोड़ी सी आपको पैसे ब्रेक के बाद बहुत ही अर्थ शैटरिंग जो है ना बहरिया कराची के जिसके भी स्टेक्स हैं, दिल थाम लें, बहुत एक्सप्लोसिव दिल थाम लीजिए। देखने वाले सनसनीखेज अहम रिपोर्ट है जिसके अंदर बड़े बड़े इंकशाफात मुकम्मल डिटेल के साथ उन मुल्जिमान के नाम, उनकी फहरिस्त और तमाम तर बैकग्राउंड और डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बहरिया टाउन के हवाले से आपने बात की थी, क्या सनसनीखेज इंकशाफात हैं आमिर साहब जो आज हमारे साथ आप शेयर जी? ये मेरा ख्याल है पैनामा से कम नहीं है ये धचका कि ये बहरिया टाउन कराची का जो केस है ये फाइनल स्टेजेस पे अब जा रहा है, और इसके अंदर जाहिर है एक तो वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए पूरे पाकिस्तान में। बहरिया के बैठने से सारों के दिल को धचका लगेगा, और उसके बाद इससे एक ब्यूरोक्रेसी को, शराफिया को सारे ही उसमें हैं, और ख़ास तौर पे नून लीग का तो जो होना था हो गया। पीपल्स पार्टी की जो एलीट है, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, वो सारे ऊपर से लेके इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये जो लोग जो कि आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं उसकी लिस्ट पकड़ लें कि एक तो है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि जिसमें अंदर इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन गया है जिसने फैसला करना है कि वो MDA को तो ज़मीन कराची के हज़ारों एकड़ जा चुकी है कि उसका नतीजा क्या निकालना है, उसको असेस कर रहे हैं कि वो उसके कितना तखमीना है। दूसरा है नैब का केस जिसके अंदर उन्होंने जिन जिन लोगों ने वहाँ पे क्राइम किया है उनको पकड़ना है और उसका तखमीना ज़मीन का लगाना है। ये वो रिपोर्ट है जो कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। उसके हवाले से जो लोग आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं जिनकी लिस्ट है, ये तकरीबन 26-28 लोग हैं। इसमें जो है मलिक रियाज साहब खुद हैं, उसके बाद उनके साहबजादे अहमद अली रियाज साहब हैं, उसके बाद फार्मर चीफ मिनिस्टर सैयद काइम अली शाह साहब हैं, शर्जील मेमन साहब हैं, उसके बाद एक लंबी ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट है जिसके अंदर काजी जान मोहम्मद साहब एक्स डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उसके बाद इकबाल मीरानी साहब हैं, ये भी असिस्टेंट कमिश्नर थे मलीर के, उसके बाद अब्दुलरहमान डायर साहब हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये भी मलीर के थे। फिर उसके बाद DG मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी फार्मर, ये मोहम्मद सुहेल साहब हैं। फिर उसके बाद ज़ियाउद्दीन साबिर साहब हैं। एक लंबी लिस्ट है, इसके अंदर जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान हैं, इसमें लैंड यूटिलाइजेशन के डिपार्टमेंट, पुलिस के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ऊपर से लेके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट है। टॉप की एक पूरे 2 दर्जन 2.5 दर्जन के लोग तो किसी वक्त भी इनमें से गिरफ्तार हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उसका फाइनल उनका वो वाला आ गया हुआ है। तफसीलात ये हैं इसकी कि ये रिपोर्ट में कहा गया है कि जनाब सबसे बड़ा जो खौफनाक इंकशाफ ये है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों ने मना कर दिया था बहरिया टाउन वालों को भी और MDA वालों को भी, तमाम गवर्नमेंट्स को, कि मज़ीद इस पे सेल परचेज किसी किस्म की ना बंद कर दी जाए, कि आप कोई और ज़मीन भी नहीं आप ख़रीदेंगे, बेचेंगे भी नहीं, और लोगों को भी बेचनी बंद कर दें। मगर उसके बावजूद जो है उस वक्त 11,000 एकड़ उनके तकरीबन हो गए थे, मगर वायलेशन करते हुए अदालतों की बहरिया टाउन में ये भी ज़मीन की खरीदो फरोख्त जारी रखे गए और लोगों को बेवकूफ़ बनाता जा रहा। मीडिया के ज़रिए करोड़ों अरबों के इश्तिहार देते जाते रहे और मज़ीद लाखों लोग फंसते रहे कि अदालत के हुक्म के बावजूद जो है ये कि उन्होंने कहा था कि आप मज़ीद इस पर काम रोक दें क्योंकि ये बड़ी मशकूक किस्म की सारी जो इसके अंदर कार्रवाई हुई है वो इलीगल गैर कानूनी है, तो उसको रोका जाए। वो नहीं रोका गया और उसके अंदर ये तमाम लोग जो कि आप गिरफ्तार इनमें से किसी वक्त भी हो सकते हैं ये वाले हैं। दूसरा इसका उन्होंने कहा कि जनाब उसका नुकसान ये हुआ है कि
ये जो 2 साल गवर्नमेंट के 16 के बाद से 18 तक ये काम होता रहा, तो अब ये इन्होंने केस बना लिया हुआ है कि जी देखें ना, अब तो इतना हो गया, लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट हो गए, और बाद में बड़े बड़े वकील पेश हो जाते हैं इन्वेस्टर के वकीलों के तौर पे भी। एतजाज हसन साहब हमारे दोस्त कई दफ़ा वो मलिक रियाज साहब के वकील के तौर पे पेश होते हैं, दूसरी पेशी में वो इन्वेस्टर के तौर के वो हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के बहाने के जनाब देखें ना, लोगों का अरबों करोड़ों रुपया लगा हुआ है, तो लोगों का अदालत ने मना किया है, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो अदालत कह रही है गैर कानूनी है तो उन्होंने क्यों खरीदी। फिर ये है कि वो गवर्नमेंट के सरकारी अफसरान और वो वज़रा जो कि इजाज़त देते रहे, धड़ाधड़ फाइलों पे फाइलें करवाते रहे, उनको नहीं, फाइनली उनको ये टास्क पे किया जाएगा, ये वाला वो है। दूसरा, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट है कि किस किस ने अब जेल में जाना है और किसने वो जाना है। ज़्यादा इसके अंदर जो कसूर आ रहा है वो MDA का, डिप्टी कमिश्नर्स का, पुलिस वालों का, जिनके ज़रिए राव अनवार जैसे लोगों का जिन्होंने इसके सारे कब्जे करवाए हुए हैं। 12 जो हैं, 28 लोग जो हैं डायरेक्टली अक्यूज्ड हैं, इनडायरेक्टली बेताशा दर्जनों और हैं, और जो डायरेक्टली अक्यूज्ड हैं उसमें 2 पॉलिटिशियन हैं, कायम अली शाह साहब और शर्जील मेमन साहब हैं, 18 सीनियर सरकारी अफसरान हैं। उसके बाद जो बेनिफिशरी और प्राइवेट पर्सनस हैं वो 8 हैं। 8 के करीब जो है ना सरकारी मुलाजमीन और पॉलिटिशियन जो है ना, खबर यह है कि वो भाग गए हैं, वो लीव, फॉरेन लीव लेके कि जनाब हमें मुल्क में वो है, उनको इजाज़त भी दे दी गई और वो चले भी गए हैं। तो 8 के करीब तो लोग भाग गए हुए हैं, तो उसका अभी वो नहीं है। बाकियों को उन्होंने एक फाइनल हेयरिंग के लिए बुला लिया है कि जनाब इससे पहले कि आपको गिरफ्तार किया जाने का वो सिलसिला शुरू हो, एक फाइनल हेयरिंग के लिए बुलाए हैं। मगर उसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पैसा फिगर दिया गया था, पहले वो दिया गया था बैरिया की तरफ से 215 अरब। अब ये एक वहाँ पे इशू चल रहा है कि वहाँ पे जो कराची बैरिया की ज़मीन है कितनी मालियत है। कोई कहता है कि जनाब वो 2000 अरब की है, कोई 5 अरब। ये इनसे पूछें कि मलिक रियाज साहब से, तो वो इस तरह की बातें हो रही थी कि 5-10 अरब लेके छोड़ दिया जाए। और इन्होंने ये जो डिक्लेयर किया हुआ था पहले कि 215 अरब रुपया इनका 3 अकाउंट्स में मौजूद है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि नहीं जनाब, इनके ये 3 अकाउंट नहीं है, तकरीबन 28 और अकाउंट निकल आए हैं जो कि 7 बैंकों में हैं। पहले 3 बैंकों में 3 अकाउंट्स थे, अब 7 बैंकों में 28 अकाउंट मजीद निकल आए हैं। सो वहां से तफसील मांगी गई है कि बताएं कितना लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया है। तो इसका वो वाला चल रहा है। अभी लेटेस्ट उसमें जो शिकायत की है नैब ने सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा जनाब गवर्नमेंट प्रॉब्लम वहां पे सिंध में ये आ रही है क्योंकि सारे एक्यूज्ड जो हैं वही बेनिफिशरी हैं, यानी जिन्होंने कसूर किया है वो सरकारी अफसरान और वो पॉलिटिशियन जो कि मुल्ज़मान हैं, उन्हीं से आपने तफ्तीश करनी है, कॉपरेशन चाहिए। तो उन्होंने कहा जी वहाँ तफ्तीश हो नहीं पा रही, हमने ये फाइनल कि इनका करना क्या है, मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर कोई मीटिंग के अंदर नहीं आया, ना आने वाले लोग जो कि अपनी तफ्तीश में, ज़ाहिर है किसने आना था, उसमें कहा जी ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स हैं वो भी नहीं आए, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी नहीं आए, उसके बाद जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG वो भी नहीं आए, MDA के DG भी नहीं आए, कोई भी सरकारी मुलाजम आ ही नहीं रहा नैब के साथ। वो कह रही थी हमें बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं मिल रहा फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस के वहाँ पे जो सूरत हाल है। सो आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन बेंच जनरल जस्टिस अजमत शेख साहब की निगरानी में है, उन्होंने असेस किया। लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा था कि आप खुद बताएं कि आप कितना आपके ख्याल में तखमीना है, तो तखमीना लग रहा है कितना जो पहले बताया जा रहा था उससे फिगर बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि फाइनल स्टेजेस पे आ गई है कि नैब का पैरेलल जो है ना फाइनली नज़र आ रहा है कि शायद ये गिरफ्तारियाँ हो जाए। क्लासेस आप जिन लोगों से मांग रहे हैं वो तो खुद ही मुल्जिमान है, वो खुद किस तरह से कोऑपरेट करेंगे ना आपके साथ? थोड़ी सी करेक्शन कर दूं आमिर साहब की, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, आमिर साहब ने भी पढ़ी है। ये जो नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो नैब ने इसमें उसकी रीजन दी है। वो क्या है? रीजन उन्होंने ये दिया नैब ने, वो नॉन जो कोऑपरेशन लीगल रीजन है कि आपको याद होगा दरमियान में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नैब को रोक दिया था कि आप
इसमें फर्दर तफ्तीश मत करें। जब 5 बिलियन रुपीस के करीब इन्होंने कहा जनाब आप दे दें, तो 5 अरब दे दें, तो फिर ये उन्होंने नैब को रोक दिया गया था कि अब आपने आके तफ्तीश कोई नहीं करनी। सो ये उस दौर की वो बात कर रहे हैं कि जनाब जब आपने सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था कि नैब ने फर्दर इसमें प्रोसीडिंग नहीं करनी, तो उस वक्त ये लोग नहीं आए थे। मैं थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं, ये वजह नहीं है कि वो अपनी तरफ से कि हम नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन थी और उस वक्त एतजाज साहब थे, आपको याद होगा 5 अरब रुपए जब वो दिलवा रहे थे एक कोर्ट को, आपने रोला डाल दिया था, आपने कहा जनाब ये तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, 5 अरब का तो एक इनका कमर्शियल प्लाट की कीमत भी नहीं है। इस पे वो चीफ जस्टिस साहब ने फिर 1000 अरब मांग लिया था, आपको याद होगा, आपकी शायद बात उन तक पहुंची होगी जनाब कि बात तो ठीक है 5 बिलियन रुपीज तो पीनट्स के बराबर ही उसमें नहीं आते, तो वो 1000 अरब तक बात चलेगी, जिसमें मलिक साहब ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा जनाब मैं तो बीमार आदमी हूँ, तो मैं तो मुझे तो ये ब्लड का भी मसला है, तो फलाना भी मसला है, तो मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। ये उस पे वो कह रहे हैं, मेरा ख्याल है जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि इस वजह से उस वक्त इन लोगों ने तामुन नहीं किया था। लेकिन बात वहीं पे है कि जो अक्यूज हैं वही जो हैं उन्होंने आके आपके साथ प्रोसीडिंग उनको आके ज्वाइन करना है। इसके एक और पहलू देखते हैं इसका सारे इशू का, ये तो है कोई मतलब मलिक रियाज साहब जहाँ पे आएंगे उसमें इकबाल जड़ैमा साहब आएंगे या इसमें एंग्रो वाले आएंगे, तो कोई ना कोई तो स्कैंडल तो आएगा, ये तो कोई अनहोनी नहीं है। अनहोनी क्या है कि इन तमाम लोगों ने ये जिनके नाम आ रहे हैं ये पब्लिक के बेसिकली सर्वेंट्स के तौर पर इन लोगों को तनख्वाहें दी हैं, पब्लिक ने, अवाम ने दी हैं, इन वजीर आला को दिए हैं, उन्होंने बादशाह बनाया ना, सिंध का वजीर आला बादशाह है, शर्जील मेमन साहब हूँ या कैम अली शाह साहब, इन्होंने हरकत क्या की है। लोग अब जो सवाल पूछने वाला है जिस पर डिबेट नहीं हो रही आमिर, कि लोग मलिक रियाज के बहरिया टाउन में खरीदना क्यों चाहते हैं प्लाट, वो CDA के वो दीगर के क्यों नहीं खरीदते। आप किसी दिन जाए G13 देखें सर, ऐसे लगेगा कि आपके किसी कब्रिस्तान की हालत भी अच्छी होगी जो G13 की आपकी सड़कों की देख लें, इस्लामाबाद का G13 इस्लामाबाद के बाद उसके बाद G13 देख लें, ठीक है सर, G8 देख लें, इस्लामाबाद का कोई सेक्टर देख लें, इन्होंने हमारे और ये पूरे, अब लाहौर में चले जाएं वहां पे आपके लाहौर आप डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुल्तान में चले जाए तो MD है, इधर जो है मलीर है या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहाँ के जो बाबूज थे इन्होंने क्रिमिनल काम क्या किया सर। कराची ये आपको याद हो 1-2 साल पहले दुनिया का गंदा तरीन शहर बना दिया गया था। ये ब्यूरोक्रेसी क्या करती है सर कि मलिक रियाज को हम आगे चीजें करते रहते हैं कि सियासतदानों को जो भी उनके साथ पॉलिटिशियन के साथ मिल मिला जो भी करते हैं, एटलीस्ट वो जो जगह बनाते हैं वो यूरोपियन उसको मॉडल पे रखते हैं, वहाँ सफाई भी है, सिक्योरिटी भी है, बिजली भी है, गैस भी है और आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन भी है। अब ये काम होना तो ये चाहिए था कि मेरा एतमाद जो है वो बहरिया टाउन की बजाय वो CDA पे होना चाहिए था, इस्लामाबाद के CDA के सेक्टर जो इनकी बुरी हालत कर दिया, चाहे वो हाउसिंग फाउंडेशन क्यों। अब किसी दिन विजिट करें G13 जाके, मैं क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉडर्न जब भी बनाया इन्होंने, इतना बुरा सेक्टर मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तरीक में कोई, इस्लामाबाद की बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ किलोमीटर पे है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो इनका काम था कि आप अपने सेक्टर डेवलप करें, आप उसके मुकाबले प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से हुकूमत का ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है, लोग आपसे खरीदें, लोग आपके यहाँ प्रेफर करें। लोगों ने क्या कहा तो यार इस गंद में कौन रहेगा, इन्होंने जानबूझ के जो उसकी लिविंग कंडीशन खराब की, उनके रोड्स नहीं बनने दिए, सीवरेज नहीं है, वहां पे आप जाएंगे कुत्ते फिर रहे हैं, गंदगी फैली हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। सो बेसिकली इन ब्यूरोक्रेट्स ने जो मलिक रियाज साहब हूं या दीगर हाउसिंग सोसाइटी उनकी मदद कैसे किया कि एक तो नए सेक्टर नहीं खोले इन्होंने ताकि लोग जाते, थोड़ा सा बर्डन कम होता, लोग इस तरफ जाते, वो नहीं खोले। डेवलप D12 का आज तक हम सुनते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं। दूसरा ये कहा कि इतने बुरे तरीके से डेवलप किए हैं कि बंदा जाए मील देख के भाग जाए। सो इनका ये बड़ा क्राइम है, ये CDA के अफसरान का क्राइम हो, ये आपके कराची वालों का हो, मुल्तान का हो या आपके लाहौर वगैरह दीगर का, कि इन्होंने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को फायदे देने के लिए, उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए इन्होंने हुकूमती स्कीमें जो थी हुकूमती सेक्टर से उनको तबाह किया, सफाई नहीं होने दी, रोड्स नहीं बनने दिए। इसलिए मलिक रियाज साहब इसमें कामयाब हुए। मलिक रियाज साहब कहते थे ना कि जब तक मैं पहिया ना लगाऊं, वो पहिए इसलिए अफसर लेते थे कि जनाब हमने अपना हुकूमती सेक्टर करना है तबाह, आप अपना सेक्टर रखें। ये मलिक रियाज को दाद दें, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आता रहता है कि जनाब के उन्होंने अपनी क्वालिटी बेहतर रखी है, लोगों को उनके बकौल नौकरियां दी हैं, जॉब्स दी हैं। लेकिन मेरा एक और एतराज रहता है उन पे, ये पहिए रुक गए हैं क्लास साहब फाइनली, मुझे लग रहा है। चले वो कोई ना कोई, मेरा ये ख्याल है, मेरा डिफरेंट है कि जहां पे उस रिश्वत के खिलाफ कार्रवाई बढ़ जाए रेट बढ़ जाता हो, तो मेरा तो एक ख्याल है इंसानी नफ्सियात है का प्रॉब्लम। मैं लास्ट में एक छोटी सी बात करूं सर, मलिक रियाज साहब से जो मेरा ख्याल है थोड़ी सी उनसे हुई है, जितनी फेवर्स आपने इन लोगों को दी हैं, जरदारी साहब को दी हैं, नवाज शरीफ को दी हैं, दीगर को दी हैं, इसके मुकाबले में जो पैसा आपने उन पे खर्च किया, इन्वेस्टमेंट की है, ये इतने बड़े ये इशू नहीं थे। आप तो अरबपति हैं, आपको जरूरत नहीं थी ये 2 नंबरियां करके इन लोगों के जरिए हजारों एकड़ जमीनों को कब्जे होगा। लीगल तरीके से आपके पास बहुत बड़ा पैसा है, वो फिर कहते हैं मुझे यहाँ मुश्किलात होनी थी, वट एवर होनी थी, आपको चाहिए था। अब आप ये पैसा उनको देने की बजाय
जो मुतासरीन थे लीगल तरीके से अगर आपने खरीदनी भी थी, आप खुद खरीदते, खुद चीजें करते, बदनामी भी ली, अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, पैसा हुई आप वाली बात, आखिर हाथ पर काम नहीं आया। लेकिन मेरा ख्याल है जहां रिश्वत के खिलाफ बहुत बड़ी कंपेन शुरू हो जाती है ना, वहां पे रेट बढ़ जाता हो। तो पहले आप 100 रुपए में काम करते हैं तो फिर आप कहते हो भाई से पकड़ने, फिर उसमें प्रीमियम आप जाते हैं, रिस्क प्रीमियम डाल देते हैं। रिस्क प्रीमियम है, माफ कीजिएगा, ये वो केस नहीं है कि जिसके अंदर थोड़ा सा करप्शन का उनको ना देते तो वो है। ये सारी इमारत ही करप्शन पे खड़ी की गई है। ये तो वो जमीन थी कि बदीन में जो जाके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे एक जमीन खरीद के उसके जरिए कराची में ले ली गई, उसके ऊपर ये सारा, इसकी इमारत, इसकी बुनियाद ही खराब थी। तो कौन सी प्रॉब्लम ये है कि वहां से लेके बैरिया से वो एमडीए को दे दी गई है कि अब आप ये करें, ऊपर एक बेंच है, एमडीए अक्यूज्ड है, सिद्ध गवर्नमेंट अक्यूज्ड है, पुलिस वाले और डिप्टी कमिश्नर सारे अक्यूज्ड हैं, सारे मेन अक्यूज्ड हैं। तो अपना एहतसाब क्या करेंगे? आज आप ना बैरिया, ये जो है ना यहाँ पे इस्लामाबाद वाला बैरिया टाउन है ना, ये डीएचए भी इवन आज सीडीए को दे दें, वो जगह एक यह मजाक नहीं चलता था कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को अगर यहाँ पे दरिया आप सरहे गोभी भी दे देना, कुछ अर्से वहां से मट्टी गायब हो जाएगी, कि मट्टी की शॉर्टेज हो जाएगी। आज एक काम करें, इसी सीडीओ को, ये तो शहर है ना, इसको बैरिया टाउन और डीएचए का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले दें। 6 महीने बाद वहां कुत्ते ना फिर रहे हो ना वहां पे, और गलिया मोहल्ला सुनसान, और आपको लगे कि पानी उबल रहा है, सफाई नहीं है, रोड टूटे हुए। बेसिकली हुकूमत की मशीनरी ने उनके साथ मिलकर हुकूमती सेक्टर तबाह के जिससे कामयाब हुए। चलिए एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम मुकाबिल थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए एक आवाज बन चुका है। और इसके साथ साथ जब हुकूमत भी रजामंद है, इस्लामाबाद चिड़ियाघर में मौजूद कैद में जो कावन हाथी है वो आखिर बाहर मुंतकिल क्यों नहीं किया जा सकता, क्या रीजन मद्दे मुकाबिल है, उससे मुतालिक में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। थैलेसीमिया के मर्ज के हवाले से बात करेंगे। मुल्तान से सोशल वर्कर हैं नासिर शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, आपकी तरफ आएंगे, मगर उससे पहले क्लासेस में मजीद मुझे हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है मुराद सईद साहब, आपको तो मुराद सईद इज़ वेरी एक्टिव, वेरी पैशनेट भी हैं, एग्रेसिव भी हैं। और तो उनको रात हमने जिक्र किया था कि हमारे पैसे स्टॉक अप हैं ये PTCL के वहाँ पे दुबई के अंदर, जी दुबई के अंदर, जो हमारा $800 मिलियन देना है। तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि पता नहीं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने उनको ब्रीफ किया है कि हमारे $800 मिलियन देने, या फाइनेंस ने या फॉरेन अफेयर्स ने। तो मेरे जहन में ये इंप्रेशन था, पहले ऐसे ही होता था कि कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री के ही मेरा ख्याल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था PTCL का। अब उसकी उन्होंने उसको हटा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम जो है ना, या इनकी इंफॉर्मेशन की इन टेक्नोलॉजी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका कंट्रोल है। तो मुराद सईद साहब का मुझे फ़ोन आया था आज, उन्होंने कहा जनाब कि रात आपको मैंने सुन रहा था प्रोग्राम आपका, तो आप कह रहे थे कि हमारा शायद कि हमारा कोई लैब्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने शायद ब्रीफ नहीं किया। तो उन्होंने कहा जनाब तसल्ली रखें कि अगर हमारे एंड पे होता और ये मेरे इसमें होता, ये तमाम चीज़ें बस में होती हैं, तो हम ये $800 मिलियन भी ले आते। और बाकी ये बातें जो आप बताते रहते हैं $200 बिलियन वाली, उस पर भी ऑफ कोर्स बड़ा हार्ड हिटिंग स्टांस रहा है उसका, और बिल्कुल ठीक स्टांस है। लोग बाज़ दफ़ा उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, गलत करते हैं। यही कुछ होना था जो अभी हुआ है ना अलीमा खां वाले केस में, इस पर हम तफसील से कल बात करेंगे। यही कुछ होना था कि आपने आइडेंटिफाई करनी थी, जो अगर MOU तारिक बाजवा साहब साइन होने देते, उन्होंने आपको लिस्ट देनी थी अकाउंट होल्डर की, ये पाकिस्तानी है, आपने उनको कहना था हाँ जी प्रॉपर्टीज का बताएं, अकाउंट का बताएं। फिर आपको वहां पे आपकी अथॉरिटीज जो है स्विस अथॉरिटी, उन्होंने आपने जो टैक्स लगाना था 30% या 25%, और प्लस आपने जो पेनल्टी लगानी थी, उन्होंने उनके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट करके आपको भेजने थे। ये MOU उनके साथ ये हो रहा, ड्राफ्ट हो रहा था, जो नहीं होने दिया गया। और पाकिस्तानी कौम ने खुद उसका मजाक बनाया होगा, कहां से $200 अरब। भाई साहब लिस्ट तो आने देते ना, जो तारिक बाजवा साहब और इसहाक डार साहब और इन लोगों ने नहीं आने दी थी। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू था उनका। मुराद सईद का मैं बता दूं कि मेरे पास में होता है, जब मेरी मिनिस्ट्री में होते $800 मिलियन, तो बिल्कुल हम इसको जोर शोर से उठाते भी सही, और दुबई से हम ये वापस लेके भी आते। नासिर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर साहब, हमें आपको पता होगा लास्ट वीक हमने एक वीडियो चलाई थी मेल्सी का, एक बच्चा जो है जो वहाँ पे रेडी भी लगाता है, और खुद वो उसका ब्लड का, ये कैंसर का
उसका जो उनका इशू है, तो वो बचपन से था, वो खुद मेरे से मजदूरी करता रहा। तो नासिर शेख साहब जो हैं हमारे मुल्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, खुद जर्नलिस्ट भी रहे हैं और बहुत बड़ा सोशल वर्क करते हैं मुल्तान साइड पे, साउथ पंजाब सराइकी इलाकों में, और चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए नासिर शेख का बड़ा काम है। तो जब हमने इशू उठाया था तो इस पर ओन अब्बास बप्पी साहब हैं जो इस वक्त MD बैतुल माल है, उन्होंने वो प्रोग्राम हमारा देखा, उनका मैं मैसेज भी आया, उन्होंने कहा जनाब क्या है ये बच्चों का जो आलमी दिन है तो मैं वहीं पे मेलसी जाऊंगा और मेलसी जाके इन्हीं बच्चों के साथ मैं वहाँ पे इसको वो करूँगा, इसको सेलिब्रेट करूँगा और उनकी वो कहते हैं हम इमदाद भी करेंगे। 6 सेंटर्स जो हैं इन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं तो वो करेंगे। तो उनका शुक्रिया उनका ओन अब्बास ये बप्पी का कि चलें जी कि ना किसी बंदे ने प्रोग्राम देखा, चीज़ें देखी और तमाम इतना सफ़र इस्लामाबाद से वो मेलसी तक है, अगेन दैट्स ए गुड थिंग। तो वहाँ नासिर शेख साहब आज मौजूद थे, तो शेख साहब से ज़रा पूछ लेते हैं कि शेख साहब आज वहाँ पे क्या सेरेमनी रही, इनिशिएटिव आपका था, क्रेडिट आपको जाता है, ओन अब्बास बप्पी साहब को जाता है कि यहाँ से गए हैं, आपने उनकी हमें वीडियो भेजी जिसके बाद ये सारा ये प्रोसेस हुआ। प्लीज़ हमें बताइएगा आज मेलसी में क्या कुछ हुआ सारा, जब बप्पी साहब आए वहाँ पे आप भी मौजूद थे। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जिस तरह आपका चैनल, आपका प्रोग्राम समाजी मसाइल को भी उजागर करता है, तो अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। आज उस कॉल के बाद आपने जब उस बच्चे की स्टोरी बयान की तो मेरे एक दोस्त थे शेख वसीम अहमद मुल्तान से, उन्होंने फौरी तौर पर उस बच्चे को 50,000 रुपये भिजवाया। और फिर आज हम जब वहाँ थैलेसीमिया सेंटर में गए तो ओन अब्बास बप्पी साहब भी पहुंचे, वहाँ के सारे जर्नलिस्ट, ताजिर और बहुत सी बरादरी। और ये बदकिस्मती थी कि मेलसी में इर्द गिर्द रहने वालों को पता ही नहीं था कि उनके गिर्द एक सेंटर ऐसा जहाँ तकरीबन 100 के करीब बच्चे हर हफ्ते आते हैं। और मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ, हमारे नाजरीन को जो नहीं जानते ये बताइएगा कि इस बच्चे ने खुद थैलेसीमिया का मरीज होते हुए किस तरीके से ये खुद अपनी मदद आपके तहत चलाता रहा। जी सर, इसकी उम्र 24 साल हो गई और वो ये कहता है कि मैं वाहिद बच्चा हूँ जो 24 साल की उम्र तक पहुंचा हूँ जिला बिहाड़ी में। जिला बिहाड़ी में सैकड़ों केसेस हैं, तहसील मेलसी में 300 केसेस हैं रजिस्टर्ड हैं जो बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं। तो ये उनमें सबसे बड़ी उम्र का, अल्लाह इसकी हयाती करे, इसको सेहतियाब करे। लेकिन अब वो बिल्कुल लागर हो चुका है, उसको हेपेटाइटिस भी हो गया है, उसको शुगर भी हो गई है। लेकिन अब उसने ये अज़्म किया कि मैं बाकी जो पेशेंट हैं, जो बाकी पेरेंट्स हैं, मैं उनकी मुश्किलात को कैसे आसान कर सकता हूँ। तो वो रेडी भी लगाता रहा, गुर्बत भी है। उसकी माँ के 4 बच्चे, शमीम बीबी के 4 बच्चे थैलेसीमिया के शिकार थे, जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है और ये एक बच्चा हुआ है। तो ये और इसकी माँ बड़ी अज़्मो हिम्मत वाली औरत है जिसने बहुत दुख देखे, 3 बच्चों की अमवात देख चुकी है। तो अब उन्होंने सोचा कि हम तो बीमार हैं, हम दूसरों को सहूलियात और आसानियां कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ लोगों से रब्ता किया, कुछ मुखिया ज़ात हैं, राना फैमिली एक, उन्होंने ये थैलेसीमिया सेंटर कायम किया है। उससे ये हुआ कि जो सफ़र की सहूलतें माओ को बर्दाश्त करना पड़ती थी, अपने बच्चों को उठाकर मुल्तान, बहावलपुर तक जाते थे सिर्फ एक ब्लड बैग के लिए, उसकी ट्रांसफ्यूजन के लिए उन्हें इतना सफ़र करना पड़ता था। तो उनकी उस आवाज़ से ये हुआ कि इर्द गिर्द के जो ताजिर हैं, जो मेलसी के रहने वाले लोग हैं, उनको और स्टूडेंट्स को अब ये खास तौर पर ख्याल है कि हमें ब्लड बैग्स देने चाहिए, एहतियात देने चाहिए। तो ये जो उन्होंने शऊर का चिराग जलाया उसके बड़े अच्छे असरात हुए। फिर जो 92 में आपके प्रोग्राम ने उस बच्चे की स्टोरी जब उस पे टेलीकास्ट हुई है तो वहाँ तो बिल्कुल उसका अच्छे असरात आए हैं। और फिर बैतुल माल के MD आज वहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि सब भी गरीब बच्चे थे, तकरीबन 100 माएँ अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी उस तकरीब में। तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि मैं इन सब की माली इमदाद करूंगा पाकिस्तान बैतुल माल के फंड से। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ, मतलब वो चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रोफॉर्जेज और दीगर मशीनरी चाहिए होती है इन बच्चों के टेस्ट के लिए बाकायदगी से, वो कहते थे शायद बैतुल माल अगर ना कर सका तो मैं अपनी पॉकेट से करूंगा या मैं अपने मुखिया हज़रात दोस्तों को कहकर मैं ये मेलसी में ये इस सेंटर को मुकम्मल करेंगे। ये उन्होंने यकीन दहानी कराई जिससे वहाँ के बच्चों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है कि अब भी उन्हें बाज़ औक़ात दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था ब्लड बैग्स के लिए, ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो ये आप को क्रेडिट जाता है कि आपके इस प्रोग्राम की आवाज़ जो है वो रोशनी पर सामने आई। बहुत मेहरबानी आपकी, ये बेसिक क्रेडिट तो आपका है कि आपने वीडियो भेजी। फिर ओन अब्बास ये बप्पी हैं कि इतना बड़ा वो खुद गए, उन्होंने टेकअप किया है। लास्ट में बता दें दोबारा एक दफ़ा कि ये जो ये डिजीज़ है बड़ी फेटल है ये, तो ये इसमें जो कज़न मैरिजेज़ हैं हमारे साउथ में या पाकिस्तान में, क्योंकि कज़न मैरिजेज़ बड़ी आम हैं, ये मोस्टली मेरा ख्याल है वहाँ से जनरेट होते। कोई इसकी कोई अवेयरनेस के लिए, टेस्ट के लिए कोई वहाँ पे कैंपेन कोई है कि नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ तो कज़न मैरिजेज़ मतलब फैमिलीज़ में 99% हमारे यहाँ तो ये फैमिलीज़ होती है, ये देहातों में ये रिश्ते जिसकी वजह से बीमारी ये फैल रही है। इस पर कोई है कोई थोड़ा सा कोई आपके जहन में प्लान कि इसको लोगों को शऊर दिया जाए, एटलीस्ट टेस्ट ही करा लें कि पोटेंशियल को विक्टिम ना हो फ्यूचर में वो?
क्लासरा साहब, ये इतने नाजुक काम होते हैं जो कजन मैरिज होती है, गरीब लोगों के जो रिश्ते होते हैं वो टूटने के खौफ से भी, रिश्ते टूटने के खौफ से भी टेस्ट कराने पर आमादा नहीं होते। मैं आपको बहुत मिसाल दूं, हमारे यहाँ मीनार कैंसर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है मुल्तान में। मुझे याद है 2 साल पहले उन्होंने पूरे शहर में बैनर्स लगाए कि कजन मैरिज जिनकी मुस्तकबिल में होनी है वो आए हमारे पास फ्री टेस्ट कराएं। उन्होंने पूरे शहर में बैनर्स लगाए, अवेयरनेस लगाई, हमने सब ने मिलकर ये कोशिश की कि लोग आए। कोई एक बंदा टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया। ये थोड़ी सी मतलब मैं समझता हूँ कि वो जहनी खौफ होता है पेरेंट्स को कि यार हमारी बच्ची की अब हमने मंगनी की है तो खुदा न खास्ता को, हालांकि उनको ये बाद में नहीं पता लगता कि वो बच्ची सारी उम्र खुदा न खास्ता को बच्चा पैदा हो जाए, थैलेसीमिया का शिकार हो जाए तो उसको बहुत अजियत झेलना होती है। तो ये लोगों में हिम्मत बनानी होगी, और इस तरह जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में इस मौजू को टच किया है, इसको वक्त दिया है, थैलेसीमिया की अवेयरनेस मैं समझता हूँ उजागर हुई है। कम से कम जिला विहाड़ी में और मेलसी में आपके इस प्रोग्राम के बाद बहुत ज्यादा वहाँ के सहाफी, ताजिर ये सब इस पर आमादा हैं, और आपकी जो बात थी कि भाई हमें इसकी अवेयरनेस, इसका शऊर उजागर करना है। बहुत शुक्रिया नासिर। और भी इश्यूज हैं साउथ के मुझे पता है जिन पे आप काम करते रहते हैं, किसी वक्त फिर हम आपको दोबारा लेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप अप द गुड वर्क सर। आप अपने दूसरे टॉपिक पे जाइएगा, मगर मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह कानून साजी करनी चाहिए कि जब जो कज़न मैरिजेस हों तो निकाह खां जो है वो लाजिम करे वहाँ पे कि चेक करे कि जनाब उन्होंने टेस्ट करवाया या नहीं करवाया, क्योंकि लोग कई दफ़ा ये जितना बड़ा मर्ज है और जितनी तेजी से उसका ये फैक्टर कज़न मैरिजेस का आ रहा है, इसके मामले में मेरा गवर्नमेंट को संजीदगी से कुछ करना सोचना पड़ेगा। अब क्लासेस साहब जरा कावन हाथी से मुतालिक बात करते हैं, मगर उससे पहले ये बता दें हमारे टीम मेंबर भी हमारे साथ राना अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम मुकाबिल के लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं और मुसलसल इस्लामाबाद चिड़ियाघर में जो कैद कावन हाथी है उससे मुतालिक फॉलो भी अपने देखने वालों को देते हैं। अगर आमिर साहब आप इजाजत तो हम मजीद जी बिल्कुल, हम राना अशरफ साहब से जानना चाहेंगे। नाज़रीन को ये बता दें कि ये हम 2-3 साल से इसके ये कावन हाथी की जो प्रेडिकमेंट है, बहुत इसके बुरे हालात हैं, ये बीमार है और ये बड़े उसके वो हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ ये बड़े शहर जो बहुत बड़ी सिंगर हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और बाहर से ये जो लोग आए थे। राना साहब हमें बताएं कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है इस सारे केस का। जी आमिर साहब, ये कावन हाथी का जो सिलसिला बीमारी का ये काफ़ी 4-5 साल से चल रहा है। इस पे काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी आवाज़ उठाई गई, हमारे प्रोग्राम में भी इस इशू को उठाया गया। उसके बाद 3 दफ़ा फ्री द वाइल्ड लाइफ एक तंजीम है जो खैराती इदारा है, जो वाइल्ड लाइफ के जानवरों की फलाह बहबूद का अदारा है, उसके जो सरबराह हैं वो 3 दफ़ा पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। तो लास्ट वो कल मार्क कोन अपनी टीम के हमरा आए और उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात से इस सिलसिले में कावन की रिटायरमेंट के बारे में बात की। तो उनकी जो मीटिंग थी फवाद चौधरी के साथ वो बड़ी अच्छी रही। उसमें फवाद चौधरी साहब ने बड़ा मुस्बत अंदाज में उनको जवाब दिया कि आप कोई MOU बना के ले आएँ तो हम इस पर गौर करेंगे और इसको रिटायर करने का सोचेंगे। तो अब इशू ये आ रहा था कि अगर गवर्नमेंट इसकी इजाज़त भी दे देती है तो कावन हाथी की जो बीमारी है उसकी वजह से उसका वजन बढ़ चुका है और उसको हवाई जहाज के जरिए कंबोडिया मुंतकिल करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। तो इस सिलसिले में जो प्लान बनाया जा रहा था वो ये था कि या तो इसे इंडिया में मुंतकिल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अच्छे हालात नहीं है इंडिया के साथ, जिसकी वजह से दूसरी ऑप्शन जो है वो श्रीलंका की है। तो श्रीलंका में जो है वो भी मसाइल नजर आ रहा है कि वहाँ भी जो सेंचुरीज हैं वो उनकी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे हाथी जो है वो काफ़ी ख़राब हालत में है। तो वाहद हाल यही था कि कंबोडिया में जो है ना इसको शिफ्ट किया जाए, लेकिन अगर इसको हवाई जहाज के जरिए शिफ्ट करते हैं इसी हालत में बीमारी में तो हाथी के हार्ट फेल होने का खतरा है, उसको हार्ट अटैक होने का खतरा है, जिससे उसकी जान भी जाया जा सकती है। तो इस सिलसिले में यही फ्री द वाइल्ड लाइफ टीम जो थी उनका ये था कि अगर गवर्नमेंट हमें अलाउ कर दे तो हम एक डॉक्टरों की टीम भेजें जो इसका मेडिकल मुआयना करने के बाद इसका हमें ऑप्शन दे कि भी हम इसको इधर ही पाकिस्तान में ही इसको ठीक करें, इसका इलाज करके लेके जाएं या इसको किसी नज़दीकी जैसे श्रीलंका है वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो इस सिलसिले में उनके पास 2-3 ऑप्शन थी कि वो या तो इस्लामाबाद जू के अंदर जो है वो कोई बड़ा पार्क उसमें उसका जंगला जो है बड़ा करके उसको एक छोटी सेंचुरी बनाकर इसको आज़ाद छोड़ा जाए ताकि ये इसकी जो जहनी हालत है वो ठीक हो और इस काबिल हो, इसका वजन भी कम हो, ताकि हम इसे जो हवाई जहाज के जरिए कंबोडिया लेके राना साहब ये ऑप्शन भी है कि पाकिस्तान में ही सेंचुरी बनाई जाए, या सिर्फ जू के अलावा भी पाकिस्तान में इस तरह कोई सफारी नहीं है जिसके अंदर जानवर खुले फिर रहे हों जिस तरह के अफ्रीका में और दूसरे दुनिया के ममालिक में होता है। सो इस तरह की ऑप्शन भी कोई कंसिडर की जा रही है? ये आमिर साहब इससे पहले राना साहब जवाब दें। ये तो वो ये हम लोग हैं, यहाँ तो इन बेचारे हाथियों का चारा खा जाते हैं सारे, तो आपका ख्याल है सेंचुरी में हशर कर देंगे? ये तफसील भी सामने आई कि ये वो उन्होंने कहा जी आपको पैसे क्या दें, यहाँ से वो हाथी के जो चारे के लिए गए थे वो पैसे भी खाए गए, वो खा गए आप।
जी बिल्कुल, वो ऐसा है कि इस्लामाबाद की एक्सटेंशन का PC1 2012 से बना हुआ है, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से गवर्नमेंट इस पे कोई काम नहीं कर सकी। इस वक्त इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कोई हाथी का घर नहीं है, शेर का घर नहीं है। तो ये जो फ्री द वाइल्ड लाइफ है, ये फंड्स देने के लिए तैयार है। इनका कहना कि अगर आप चिड़ियाघर को बंद कर देते तो हम एक जदीद किस्म का होलोग्राम चिड़ियाघर भी पाकिस्तान को बनाने को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। लास्ट 50 मिनट्स है मेरे पास, सेकंड्स है मेरे पास क्लास साहब। लास्ट लाइन बात ये मुझे अच्छा लगा है कि इस पे फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एक बोल्ड इस पे स्टैंड लिया। हम तो 2-3 साल से इशू उठाए हुए थे और ठीक है उन्होंने मुझे। ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं, इसके जरिए जो है ना, इस तरह एक जानवर की वो करने से आप मुआशरे के अंदर अवेयरनेस, शऊर पैदा करते हैं कि इन चीज़ों का एहसास करना चाहिए। बेजुबान जानवर जो कि अपनी तकलीफ नहीं बचा सकते, हमें महसूस करनी चाहिए और इसके ज़रिए मुआशरे में बच्चों पे और बाकी लोगों पे ये बताने की कोशिश की जाती है कि इन नाजुक चीज़ों को भी ज़रा गौर किया। बिल्कुल, जानवरों के हवाले से भी शऊर पैदा करने की बेहद ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।